करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर बीजेपी की हुकूमत एक नया कानून पास कर दिए कि पहले गाय कशी पर कानून था, अब तो बोले कि कुछ भी नहीं कटना, कटना ही नहीं कहते, कुछ भी नहीं काटना, काटना ही नहीं। अच्छा, क्या कानून बना है? मैं देख रहा था, गाड़ी में आते आते पढ़ रहा था। अजीब और गरीब कानून बनाए। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का क्या कानून, अजीब और गरीब। नहीं आ रहा, खाने में बोल रहे हो, बोलता हूं उस पर भी आप हो। तुम अब दिमाग खोल दी मेरा, तहारी बोलते हो। कानून क्या है कि अगर पाशा भाई के घर में एसआई आ गए, पुलिस स्टेशन के घर में पाशा भाई के पुलिस वाले आके बोले तुम्हारे पास 2 भैंसा खड़े हुए पाशा भाई, तो बोले हाँ दूध देते। नहीं नहीं नहीं, तुम काट रहे हो उसको, मैं लिख जा रहा हूं, मैंने कानून में लिखे हूं। पाशा भाई के घर में आके भैंस भी लेके चले जाते, पाशा भाई का ऑटो का ट्रालर भी लेके चले जाते। बोलते नहीं, अरे ट्राली कहीं को लिख जा रहे एसआई साहब, तो बोले तो स्मगलिंग कर सकते। उसके बाद क्या करते उन्होंने, उसको सीज करके एसडीएम को देते। एसडीएम क्या करता, पाशा भाई के घर पे कब्जा कर लेता। ये कानून है, याद रखो आप। पाशा भाई घर पे कब्जा कर लेता। अब एसडीएम ये भी कर सकता, करो नहीं ये घर में काटे या काट सकते, मैं घर को बेच देता हूं। ये कानून बनाया। और वहां दिल्ली में बैठ के दिल्ली के मौजूदा बादशाह बोलते भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास। अरे कहीं का भैंस का साथ दे रहे, किसका साथ दे रहे आप? सबका साथ सबका विश्वास, सबका सबका, अरे सबका सबका कहां है भाई? पाशा भाई की भैंस को लेकर जाएंगे, पाशा भाई की ट्राली को लेकर जाएंगे, पाशा भाई के घर को लेकर जाएंगे और बेच भी देंगे। और कोर्ट में जब कोर्ट में कुछ फैसला है ना, घर को ले बेच देंगे। ये कानून बना है, अजीब और गरीब कानून। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मालूम कि चाहे भैंस हो, बैल हो, ये जितने कैटिल हैं, इसकी कोई चीज खराब नहीं जाती। इसकी हड्डियां जेलेटिन फार्मास्यूटिकल में जाते। सींग जो होते हैं, सींग से बटन बनता, मत नहीं बनाते बटन। तुम बटन बगैर बटन के पहनो, हमको बगैर बटन कर रहे, तुम बगैर बटन करो, दिखाओ चलो। उससे सींग से बटन बनता। आपको मालूम कि ये जो हड्डियों की और जेलेटिन की इंडस्ट्री कितनी है? 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये पूरे मुल्क में। और कर्नाटका के जो बूचर एसोसिएशन ने सही कहा कि 40-50 लाख के करीब लोगों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं आप ये? क्या आप नहीं जानते कि यह किसानों का मसला है? क्या करेगा किसान जब भैंस दूध नहीं देगी? क्या करेगा किसान जब गाय दूध नहीं देगी? आप खरीदो ना उन लोगों से, खरीदो उन लोगों से जब गाय और भैंस दूध नहीं देती, खरीदो आप। अब आप देखेंगे कि पूरे छोड़ देंगे गाय और भैंस को, वो किसानों के फसलों
जाकर खा लेंगे। इस तरह का बनता, वो मुर्गी के चमड़े से बनता, बकरी के चमड़े से बनता। क्रिकेट खेलेंगे मगर तू मटन नहीं खाना। ये क्या बात है भाई मेरे, क्या बात है बताओ आप। एक मजाक बना के रख दिया इस मुल्क में आप। अच्छा फिर आप देखें, हाँ चप्पल भी। अच्छा बात करें कि बीजेपी वाले बोलते क्या ओवैसी संविधान में नहीं लिखा है आर्टिकल 48? प्यारे मेरे कान में फूल नहीं है, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप याद रखो नौजवानों, कहीं डिबेट हुई तो तुम्हारे को बोल रहा हूं आर्टिकल 48 है, तुम बोलना आर्टिकल 47 पढ़ा तू। अरे जाहिल हौले, पढ़ा नहीं पढ़ा बोल। आर्टिकल 47 क्या बोलता मालूम आपको? भारत का संविधान का आर्टिकल 47 ये बोलता कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन, ताकत में, बच्चों में, भारत के बाशिंदों में न्यूट्रिशन का इजाफा हो। दूसरा बोलता कि आपकी जिंदगी का मियार उठे। तीसरा यह बोलता कि लोगों की सेहत अच्छी हो। और चौथा आर्टिकल 47 ये बोलता कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन। अच्छा आप देखो बाप, कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौथा राउंड हुआ। उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के खास तौर से इसमें 39% बच्चे स्टंटेड है, यानी जो उनका हाइट होना उससे कम होता। आप बताओ कि गरीबों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का जो स्टंटेड ग्रोथ है 37%, और अंडर नरिश्ड यानी उनका वजन जो उम्र में रहना नहीं होता वो कितने 40%, और एनीमिया, जिस्म में खून नहीं है 56% कर्नाटका में ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र को पहुंचे तक एनीमिक होते। अब आप क्या कर रहे हैं इन लोगों? अच्छा आपको मालूम, अगर आप बड़े का कलेजी खा लिए, बड़े की खाए कलेजी का भी खाए ना, कितने लोग खाए हाथ उठाओ, या नहीं खाए? शर्मानो को खाए तो खाए, कोई चुन नहीं है। आपको मालूम एक कलेजी अगर आप खाए तो 1.5 किलो दाल से ज्यादा उस कलेजी में ताकत होती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दाल नहीं खाना, मैं तो बहुत मजे से खाता हूं दाल को। वो इसलिए कि ये साइंटिस्ट ने कह दिया कि कलेजी खाने से आयरन, जिंक, विटामिन ए, B12, कैल्शियम का उसमें बहुत ज्यादा होता। अच्छा मैं हमारे सलीम साहब को बोला था गुलबर्गे में दाल की कीमत तो मालूम कर लो। चना दाल 180 रुपए किलो, माशाल्लाह सही है मिर्ची से। मूंग दाल 90 रुपए किलो, मसूरी की दाल वो भी 90, तूर दाल 105 रुपये, और बड़े की कीमत 280 रुपये। 280 कलेजी ला के पका के खा तो गरीब टन टनाटन दौड़ता होने। गरीब का फायदा होना ना, गरीब का फायदा नहीं होना। मोदी जी बोले नहीं तुम 180 की चना दाल खा रहे, कहां से लाएंगा आप? 15 लाख के 15 पैसे नहीं दिए, अगर 15 लाख देते तो बोलता वही खाता, वो भी नहीं दिया। ये साइंस है, मेरा बोलने का तरीका समझाने के लिए बोल रहा हूं, मगर ये साइंस है। और ये बोल रहे कानून बना रहे आप, हमारे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका। अच्छा फिर आप ये भी देख लो भारत में कितने लोग गोश्त का बीफ खाते, बीफ और बफलो। 2011 का सेंसस है 8.35 करोड़ लोग बीफ और बफलो खाते। पूरे गरीबा हैं, दलित, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, पूरे गरीबा हैं। कोई बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। अपने बच्चों को ताकत दिला, जो लेबर काम करता, एक टाइम का खाना खाता। आप भूखा रख रहे पूरे देश में, पूरा देश गरीबों से भूखा है। आप बोलते मैं डाला ना पैसे, अरे कहां डाले भाई?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा ये लोग बार बार बोलते नहीं नहीं ये खाली ओवैसी बोलता बड़ा बड़ा कल्याणी बिरयानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन, वहां जाकर वहां के एक्सपर्ट्स आसारे कदीमा के खोद के निकाले तो किसकी हड्डियां निकले मालूम पड़े के। 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आप बोलते नहीं करना। हम चीफ मिनिस्टर से इतना बोल रहे कि आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर देंगे, और जब गरीब बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम नहीं होगा, तो वे गरीब क्या करेगा बताओ। जब जानवर नहीं कटेगा, खेतों में जाएगा, किसानों की फसल को खा लेगा, आप खरीदो ना भाई, फिर आप वो भी नहीं, ना कानून बना दिए। अरे प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं अपने घर में बैठ के क्या खाता हूं, आपको क्या शौक है उसमें झांकने का। हर बुट्टी में झांकते, मुंडी घुसाते अपनी, क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अरे कई को मुंडी घुसाते हैं उसमें। मैं घर में क्या खाता हूं, आपको क्या फिक्र नहीं। झांकता हूं मैं, तुम्हारे क्या पका रहे, हंडी में क्या है दिखाओ, खुट्टी में क्या है दिखाओ। कोई बात है, कब तक झांकेंगे हंडी और खुट्टी में तुम लोग। खाने को खाना नहीं है भारत के गरीबों के पास, अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉकडाउन लगा दिए, कितने 10 करोड़ नौकरियां चली गई। ये मीडिया के लोगों को पूछो आप, मेरे जाने के बाद, मार्च के बाद इनकी नौकरियां भी नहीं रहेंगी, याद रखो आप। देखो मुंडियां हिला रहे, यूं कर रहे, उनको मालूम मार्च के बाद कोई नौकरियां नहीं रहेंगी मीडिया की, इनकी भी नौकरी जाने वाली है। मगर मोदी जी क्या बोलेंगे, गोश्त मत खाओ मित्रों, नारा लगाओ, नफरत फैलाओ। क्या हो रहा है ये मुल्क, कहां किस रास्ते पर जा रहा है। और फिर उत्तर प्रदेश में तो एक नया कानून बना दिया उन्होंने। टाइम है ना, 15 मिनट है। उत्तर ये खत्म कर दो तुम, नहीं तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे मेरे पे नहीं बोले, बोलेंगे पाशा, सब पे बोलेंगे। हम नहीं बोले तो कौन बोलता ही नहीं आजकल। नहीं गूंगे नहीं है, हमारी तकरीर यूट्यूब पे सुन के बोलते वाह क्या बोले, कतर लो। उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाए, वही कानून यहां पे चीफ मिनिस्टर बनाते बोल रहे। क्या कानून है मालूम आपको, मजहब तब्दीली का कानून। अब आप पेट पकड़ के हंसीगे, देखो अभी बात में। अच्छा कानून कैसा कानून है सुनो आप। कानून ये बोल रहा है कि अगर इज्तिमाई तौर पर कोई अपना मजहब तब्दील कर लिए तो उस पर यह कानून लागू होगा, पकड़े जाएंगे। अच्छा इज्तिमाई माने कम से कम 30-40 तो होना ना, नहीं ओनली टूर है तो भी कानून लागू होता है। 2 भी कबूल करे तो मास कन्वर्शन। अरे पाशा तेरे को अंग्रेजी कौन सिखाए रे कानून बनाने वाले को। 2 लोगों का मास कन्वर्शन होता, 2 लोगों की शादी होती। अच्छा फिर इनका सेक्शन 2(1) क्या बोल रहा, अगर मैं आज तकरीर करा इस्लाम के बारे में और इसमें से कोई शख्स बोला कि भाई तुमने इस्लाम को बेहतरीन तरीके से बताया, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, वो कानून क्या बोल रहा, नहीं इनकी इनू करे, इन पर भी केस बुक करो। नहीं कन्वर्टर कहते, मैं कन्वर्टर, गाड़ी का कंडक्टर कन्वर्टर है ये, मैं कन्वर्टर। मेरी बात सुन के अगर कोई दीन कबूल कर लिया उस पर भी केस लगाएंगे। और फिर आप क्या बोल रहे हो उस कानून में क्या बोल रहे कि एडिंग एबेटिंग का सेक्शन 2(1) और उसके बाद अच्छा इसमें हैरत अंगेज बात देखो आप, सेक्शन 4 में
अगर एक मियां बीवी किसी बच्चे को गोद ले लिए, बच्चा जाके कंप्लेंट दे सकता है मेरे अम्मा अब्बा मजहब तब्दील कर लिए, केस बुक करो। नहीं, हंसने का नहीं है, वो दिमाग वाले हो लोग, वो पूरा फर्स्ट फ्लोर खाली 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 खाली। और फिर ये भी बोलते कि रोड चलता आदमी जाके कंप्लेन कर सकता, मैं बदल दिए मजहब इनू, कैसा मालूम तेरे को? नहीं, मैं रोड चल रहा था देखा, केस बुक कर दो इस पर। वो कानून में डाल दिए, सेक्शन बोल रहा हूं आपको 83। और 83 में क्या है, अगर कोई अपना मजहब तब्दील करना चाह रहा है तो उसको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख के देना, साहब मैं तंग आ गया अपने पुराने मजहब से, नया मजहब बदलना चाह रहा हूं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते लिख के दे, 2 महीने के बाद आ, 2 महीने के बाद आ, मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं मालूम करूंगा कि तू सच बोल रहा है या तेरे को कोई धोखा दे रहा। ये कानून बना रहे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 9 सेक्शन 4, ये क्या है बताइए आप? कौन सा कानून है ये? मैं अपने मजहब पर चलूं, मैं एक अल्लाह को मानूं, मैं हजारों खुदाओं को मानूं, मैं किसी खुदा को ना मानूं, मैं किसी और मजहब पे चलूं, आपका इख्तियार कौन है उसमें? हुकूमत कौन है मेरे को बोलने वाली? मगर ये बीजेपी के राज में हो रहा है कि अगर खुदा को भी तुमको मानना है तो हमसे पूछना पड़ेगा, मजहब को भी छोड़ना है तो हमसे पूछ कर छोड़ना पड़ेगा। और शादी कर रहे, तुम लोग शादी कर रहे, इतनी मोहब्बत हो गई, देखो शादी नहीं करे तो भी शादी कर रहे। अब आप देखो, आप इसमें 86 लोगों पे केस बुक हुआ जिसमें 79 मुसलमान, 86 में 79 मुसलमान, जिसमें ईटा के 26 एक ही खानदान के, जिसमें 5 खवातीन, 2 मासूम बच्चियां। क्यों कि 21 साल की एक बच्ची ने इस्लाम को कबूल किया, उसकी शादी उस बच्चे से नवंबर 17-18 को हुई। वो कानून 1 हफ्ते के बाद आया। जब कानून नहीं है तो कानून में नहीं बुक कर सकते ना। नहीं, योगी का कानून है, कोई का कुछ नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 क्लियरली बोलता, अगर कोई कानून नहीं है तो उस पर केस नहीं बुक हो सकता। मगर इसको बच्चे को जेल में डाल दिया और उसको जेल में रहना पड़ा। और फिर आप हैरत की बात देखेंगे, हैरत की बात, बरेली में 2 मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब तब्दील करके शादी करते हैं तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दी। एक मुसलमान बच्चा अपने कॉलेज के दोस्त के साथ बैठ के पिज्जा खाया तो उसके बाप के पास जाकर उस पर प्रेशर डाल के बोले, देख तेरी बेटी को इन्हें मुसलमान बनाना चाह रहा, केस बुक करके। वो बच्चा अब तक जेल में पड़ा हुआ है। उसका जुर्म क्या है? खाली पिज्जा खाया हुआ। उसका बाप बोल रहा कि मेरे को पुलिस वाले मजबूर करे केस बुक करने के लिए। ये इनका कानून है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये मुल्क को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं आप देखो। कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? कोई नहीं बोल रहे। और हम भी टीम है। और मेरे अजीज दोस्तों, अब ये बीजेपी वाले बोलेंगे हो रहा नहीं हो रहा। अरे दीवाने, इंडियन पिनल कोड का आईपीसी 493 के अगर मैं किसी को धोखा देकर शादी करता हूं, कोई मर्द अगर किसी औरत को धोखा देकर शादी करता तो सजा है 10 साल की। सेक्शन 503 आईपीसी का क्या है? कानून मौजूद है। मगर अब क्या हो रहा? अब ये जो नाम निहाद जो सेकुलर लोग हैं ना, जब मैं ट्रिपल तलाक पे आप और हम मुखालिफत कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ये सब बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं आप मुस्लिम बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, आप क्यों साथ दे रहे हैं? मैंने कहा शादी एक सिविल मैटर है, शादी एक सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल पीनल प्रोविजन नहीं आना चाहिए। आज वही लोग मेरे को फोन करके बोले कि असद साहब, उस वक्त अगर हम आपकी बात को समझ जाते
तो आज हम ये गलती नहीं करते थे। शादी कोई भी किससे भी कर सकता है, कौन रोक सकता है भाई? इश्क आ गया, बोलता मैं मजनू हो गया, बस आंखों पे पर्दा पड़ जाता, कुछ भी नहीं, उससे करता हूं। अब्बा बोलते, नाना बोलते, दादी बोलते, अम्मा बोलते, देख तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, नहीं बोलता अम्मा बाद में माफ कर, पहले शादी करा दे। इश्क हो गया मेरे है भाई, हो जाता। अगर आप घर में सही तरबियत नहीं देंगे तो ऐसी होता, मगर इश्क है। इसीलिए बंदा नवाज क्या बोले थे? बंदा नवाज क्या बोले मालूम आपको? अपने 11 रसायल में बंदा नवाज लिखे, आशिक, इश्क और माशूक एक हो जाना। इश्क, आशिक, माशूक एक हो जाना। जब ये एक हो जाते तो फना फिल्ला हो जाता। फिर यही बात तो समझना है। खैर ये दूसरी गुफ्तगू उधर लेके जा रहा हूं आपको, मगर ये इनका कानून ये है, इनका कानून ये। अच्छा, आप कानपुर में एक एसआईटी बनाई गई, जो कानपुर की एसआईटी ने 14 केसेस में इंक्वायरी करके कहा कि ना फॉरेन फंडिंग हुई, ना किसी पर जोर जबरदस्ती करके मुसलमानों ने शादी की। कर्नाटका की सीआईडी 2009 में केस हुआ था बड़ा मशहूर, कि कर्नाटका की हमारी हिंदू बहन केरला के एक मुस्लिम बच्चे से शादी करी। कर्नाटका की सीआईडी ने कहा कि कुछ दमी नहीं है। हदिया का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। आप बताइए मुल्क कहां जा रहा है? मैं किससे शादी कर रहा हूं, आप आके झांकते? क्या खा रहा हूं मेरी कुंडी में आके झांकते? भूखे हम, खाने को खाना नहीं है। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी बर्बाद हो गई, मगर इसकी कोई फिक्र नहीं है बीजेपी के लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि हमारा किसान जो आपको हमको खाना खिलाता है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसको मारा जा रहा है, उनके सरों को फोड़ दिया जा रहा है। मैं गुलबर्गा की इस मुबारक सरजमीन से सिंगूर के किसानों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। यह आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे किसान भाई और बहनों, हम आपके साथ हैं। आप लड़िए। और एक बात मालूम हो गई, याद रखो मेरी इस बात को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी है, 300 के करीब उनके एमपी, 300 से ज्यादा है, पार्लियामेंट में सुनने तैयार नहीं है। नहीं, मैं बोल दिया कानून बना दो, मैं वक्त का बादशाह हूं, मेरा फरमान जारी हो गया। याद रखो, अगर इख्तियार के नशे में, गुरूर में डूबकर तुम इस तरह के कानून बनाओगे तो भारत की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय रोड पे निकलने के, सिवाय पुरअमन एहतजाज करने के। आप और हमने CAA के खिलाफ एहतजाज किया, सारी दुनिया ने, सारे मुल्क के लोगों ने उसका नोट किया। हमने शाहीन बाग किया, मुल्क के कोने कोने में हमारी मां और बहनों ने निकलकर CAA के कानून के खिलाफ की आवाज उठाई, दुनिया ने देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, एहतजाज सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ जलसों में सुनकर, नारे लगाकर, आंख में आंसू लाकर अपने घर को चले जाओगे और फिर उस पैगाम पर अमल नहीं करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि ये वक्त उठने का है। नौजवानों, ये वक्त हासिल करने का वक्त है। ये वक्त अपनी पार्टी के परचम को बुलंद करने का वक्त है। अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर अब नहीं रह सकती। ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को धोखा देते रहे, अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी दूसरे पार्टियां निभाएंगी। अरे सब लोग एक होकर बीजेपी को कामयाब पे कामयाब करते जा रहे हैं, और हम क्या है, हमारे हाथ में एक डब्बा दे, बजा सेकुलरिज्म, बजा सेकुलरिज्म। कोई सेकुलरिज्म को बजाने की जरूरत नहीं है। इस पार्टी को मजबूत करिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीनन वो दिन नजर आ रहा है कि जब गुलबर्गा में मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की कमी को आप ही के दरमियान से कोई एक मर्द मुजाहिद उठेगा और उस कमी को पूरा करेगा। वो मरहूम का सही मानों में जानशीन बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ आपको इस बात की तरफ
तवज्जो दिलाने के लिए आया है कि अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए, मुत्तहिद रहिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग तुमसे आकर डराएंगे, लोग तुमसे आकर लाखों बातें करेंगे। लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारे को बहुत से लोग डराते, तुमको लोग क्या क्या नहीं कह देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं। किसी शायर ने कहा कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं, किस बारगाह खास का आखिर हूं गदा मैं। याद रखो, हम तमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह जमीन व आसमान का मालिक है, अल्लाह जमीन व आसमान का खालिक है। आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, सूरज और चांद को निकालने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमारा मुहाफिज है। अल्लाह पे खूब तवक्कल करो नौजवानों, अल्लाह की जात पर तवक्कल करो। अपने आप में एतमाद को पैदा करो, अपने आप में कुव्वत को पैदा करो। जमहूरियत के तकाजों को समझो, जमात को मजबूत करो और जमात के परचम को लेकर आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ताला हम कर्नाटका में गुलबर्गा में एक नई तारीख रकम करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।